एक भयानक तूफान शहर पर टूट पड़ता है, लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं है। इसके साथ आसमान से विशाल खूंखार शार्क बरसने लगती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती हैं। अब कुछ लोगों को मिलकर इस अनोखे और जानलेवा खतरे से शहर को बचाना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यह लोग इस शहर को बचा पाते हैं या नहीं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, जिनका नाम अप्रैल और फिन है, जो न्यूयॉर्क में अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। उड़ान के दौरान उन्हें एक तेज तूफान का सामना करना पड़ता है। तभी फिन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बिजली की एक चमक दिखाई देती है, जो बादलों में शार्क जैसी परछाई बना देती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत देख रहा है, इसलिए फिन दोबारा देखने का फैसला करता है और इस बार वह शार्क को साफ साफ देख लेता है। वह सोचता है कि अगर उसने किसी को बताया तो लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर देता है और खिड़की का पर्दा बंद कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विमान तेज झटकों में आ जाता है। वह फिर बाहर देखने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वह साफ साफ देखता है कि एक शार्क विमान के पंख से टकरा रही है। वह घबराकर बाकी यात्रियों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ती हुई शार्क कोई आम बात नहीं होती और बाकी किसी ने उसे नहीं देखा होता। इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट और विमान में मौजूद एक FBI एजेंट सबको शांत रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि यह बस तेज झटके हैं, लेकिन बाहर आसमान में हजारों शार्क उड़ रही होती हैं। जैसे ही विमान हवाई अड्डे के पास पहुंचता है, उनमें से एक शार्क विमान के टरबाइन से टकरा जाती है, जिससे उसमें आग लग जाती है। इस टक्कर से विमान की ऊंचाई कम होने लगती है। इंजन ढीला होकर विमान के किनारे से टकराता है और एक बड़ा छेद कर देता है, जिससे हवा तेजी से अंदर आने लगती है और यात्री डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। और फ्लाइट अटेंडेंट सबको कहती है कि लैंडिंग तक शांत रहें और अपनी सीट पर बैठे रहें। लेकिन तभी एक शार्क उड़ते हुए आती है और एक ही बार में उसका सिर काटकर खा जाती है। फिर कुछ और शार्क विमान के सामने वाले शीशे से टकराती है, जब तक कि एक शार्क शीशा तोड़कर सह पायलट का सिर पकड़ नहीं लेती। कमांडर अपने साथी को खींचकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों शार्क के साथ विमान से बाहर गिर जाते हैं। अब जब केबिन में कोई पायलट नहीं बचा और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो फिन दौड़कर आपातकालीन लैंडिंग करने की कोशिश करता है। अप्रैल और एजेंट भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल अपने पति के पास पहुंचने वाली होती है, विमान का एक इमरजेंसी दरवाजा खुल जाता है, जिससे वह उड़कर बाहर न निकल जाए। इसके लिए उसे किसी चीज को पकड़ना पड़ता है। तभी एजेंट देखता है कि एक शार्क अप्रैल की ओर उड़ रही है, तो वह अपनी बंदूक उसकी तरफ फेंक देता है ताकि वह खुद को बचा सके। अप्रैल कुछ गोलियां चलाती है, लेकिन शार्क को मार नहीं पाती और शार्क उसके हाथ को बंदूक समेत निगल जाती है। इसी बीच उसका पति लैंडिंग गियर चालू करता है और बड़ी मुश्किल से आपातकालीन लैंडिंग कर पाता है। इस अफरा तफरी के बाद फिन का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें वह राष्ट्रीय टीवी पर शार्क तूफान के बारे में बताता है, लेकिन लोग उसकी कहानी का मजाक उड़ाते हैं। फिर बाद में अस्पताल में अप्रैल अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाती है, जबकि उसका पति बाहर इंतजार करता है। सर्जरी खत्म होने के बाद फिन अपनी पत्नी से मिलने जाता है, लेकिन तभी मौसम का पूर्वानुमान आता है, जिसमें एक बड़े तूफान की चेतावनी दी जाती है, जो हजारों शार्क को साथ लाने वाला है। तभी फिन अपनी बहन एलन को फोन करके खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन एलन अपनी बेटी के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूमने गई होती है और उसने अपना फोन साइलेंट पर रखा होता है, इसलिए वह कॉल नहीं देख पाती। जब वे दोनों पिक्चर्स खींच रहे होते हैं, तो उन्हें एलन के कुछ दोस्त मिलते हैं, जो उसे हुई दुर्घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुन चिंतित होकर एलन अपना फोन निकालती है और अपने भाई को कॉल करती है। फिन उसे तुरंत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दूर जाने और मैनहट्टन शहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां ज्यादा सुरक्षित होगा। तभी एलन बताती है कि उसका पति मार्टिन और सबसे छोटा बेटा वॉन नदी के पास एक स्टेडियम में बेसबॉल मैच देख रहे हैं और वह भी जल्द ही तूफान से प्रभावित होगा। वह फिन से वहां जाकर उनकी मदद करने को कहती है। तभी कॉल खत्म होते ही एलन पानी की ओर देखती है और सैकड़ों शार्क को तैरते हुए देख लेती है, जो इस इलाके में आमतौर पर नहीं होती है। फिर कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एक नाव आती है और उनका समूह आखिरकार लिबर्टी द्वीप से निकलकर बीच रास्ते में होता है, लेकिन तभी कुछ शार्क नाव का पीछा करने लगती हैं। महिलाएं देखती हैं कि एक शार्क पानी से बाहर कूदकर एलन की एक दोस्त के चेहरे पर हमला कर देती है। उसे बचाने के लिए कोई व्यक्ति स्टन गन से शार्क को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। महिला का चेहरा बुरी तरह फट चुका होता है और वह मर जाती है। उधर फिन स्टेडियम जाने के लिए टैक्सी लेता है और रास्ते में अपने ब्रदर इन लॉ से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने स्टेडियम पहुंचते ही अपना फोन बंद कर दिया था। तभी फिन की मुलाकात स्काई से होती है, जो उसकी पुरानी स्कूल की साथी है, और वह उसे बाकी ग्रुप के पास ले जाती है। वहां जाकर फिन की मुलाकात मार्टिन से होती है, तो वह पूरे समूह को समझाने की कोशिश करता है कि बहुत देर होने से पहले यहाँ से निकल जाएं, लेकिन वे नहीं मानते और खेल खत्म होने तक रुकने का फैसला करते हैं। तभी पास की नदी से पानी का एक बड़ा फव्वारा उठता है, जो जमीन को छूते ही बवंडर में बदल जाता है और अपने साथ हजारों शार्क लेकर आता है। ये शार्क भीड़ के बीच में गिरने लगती है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में समूह एक दुकान से गुजरता है और स्टेडियम से बाहर निकलते समय अपने बचाव के लिए कुछ चीजें
चीजें उठा लेता है। तभी भीड़ स्टेशन की ओर दौड़ती है और ट्रेन में सवार हो जाती है, इस उम्मीद में कि मेट्रो की सुरंग में पानी नहीं भरा होगा। लेकिन कुछ किलोमीटर पहले रेलवे रखरखाव टीम यह पुष्टि करती है कि भूमिगत रास्ता सच में पानी में डूब चुका है। उन्होंने रेलवे ट्रैक बंद करने और पानी को अंदर आने से रोकने के लिए वहां जाने का फैसला किया। जब वे एक गुफा से होकर रजिस्ट्रेशन वाली जगह की ओर जा रहे थे, तभी पानी से एक विशाल मगरमच्छ निकल आया और एक कर्मचारी का सिर काटकर खा गया। अपने दोस्त को इस तरह मरते देख दूसरा कर्मचारी भागने की कोशिश करता है, लेकिन दबाव की वजह से वॉल्व फट जाता है और पानी का तेज बहाव शुरू हो जाता है। पानी के साथ कई शार्क अंदर आ जाती हैं, जो मगरमच्छ और उस आदमी दोनों को खा जाती हैं। इसी बीच मेट्रो रेल की पटरियों पर किसी चीज से टकरा जाती है। जब फिन यह देखने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, तो वह बहुत सारा पानी और उसके साथ बहती कई शार्क देखता है। तभी अगले स्टेशन पर यात्री कई मिनट से ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे आखिरकार ट्रेन में चढ़ पाएंगे, लेकिन ट्रेन वहां से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे शार्क आकर स्टेशन पर हमला कर देती है और लोगों को खाने लगती है। ये समझते हुए कि शार्क कभी भी ट्रेन में घुस सकती है, फिन सबको आगे की डिब्बों में जाने के लिए कहता है। तभी अराजकता के बीच एक पुलिसकर्मी जो लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहा था, वह शार्क के द्वारा पैर से पकड़ लिया जाता है। तभी मार्टिन का एक दोस्त पुलिस वाले को बचाने के लिए अपने बड़े बेसबॉल बैट से शार्क पर हमला करता है और पुलिस वाले को बचा लेता है, लेकिन खुद जल्दी ही पकड़ा जाता है और पानी में खींच लिया जाता है। जब सब भाग रहे होते हैं, फिन एक महिला को बचाने के लिए वापस लौटता है, जिसे शार्क पकड़ चुकी होती है, लेकिन वह उसकी मदद नहीं कर पाता और खुद भी लगभग पकड़ा जाता है। खुद को बचाने के लिए वह अपना बैट इस्तेमाल करता है, लेकिन शार्क उसे एक ही काट में तोड़ देती है। तभी फिन बैट के बचे हुए लकड़ी के टुकड़े को उठाता है और उसे शार्क के सिर में घोंप देता है, जिससे शार्क तुरंत मर जाती है। फिर मार्टिन सोचता है कि अब उन्हें ट्रेन से उतर जाना चाहिए, तो वह वॉन से आपातकालीन स्टॉप खींचने के लिए कहता है। जैसे ही ट्रेन रुक जाती है और वे सड़क पर पहुंचते हैं, पूरा समूह एक टैक्सी में बैठ जाता है और उड़ती हुई शार्क से लड़ने के लिए किस तरह के हथियार बनाए जा सकते हैं, इसकी योजना बनाने लगता है। वे टाइम्स स्क्वायर जाने का फैसला करते हैं, जहां पहुंचकर वे अलग अलग होकर जरूरी सामान जुटाने लगते हैं। फिर एक पिज्जा दुकान में जाता है और मालिक से प्रोपेन गैस मांगता है ताकि वह बम बना सके। इसी दौरान मार्टिन और वॉन एक बाजार में जाते हैं, जहां वे विस्फोटक बनाने के लिए बाकी का सामान और एक बहुत शक्तिशाली खिलौना बंदूक खरीदते हैं। तभी वह एक खूबसूरत तलवार को देखते हैं, जो देखने में बिल्कुल विचर गेम की तलवार जैसी लगती है। फिर वे टैक्सी की ओर लौट जाते हैं। उधर नाव से उतरने के बाद एलन और उसका समूह उस इमारत की ओर दौड़ता है, जहां उसे अपने भाई फिन से मिलना था। रास्ते में एक आदमी उनकी मदद की पेशकश करता है और कहता है कि वह उन्हें अपने ऑफिस में सुरक्षित रख सकता है, जो ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन चलते चलते वह आदमी अपना सूटकेस गिरा देता है और उसे उठाने के लिए रुक जाता है। तभी तूफान स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरता है और उसका विशाल पत्थर का सिर टूटकर उड़ते हुए उसी आदमी से टकरा जाता है, जिससे वह पूरी तरह कुचलकर मर जाता है। आगे दो शहर के कर्मचारी जो सड़क पर थे, वह महिलाओं को भागते हुए देखते हैं और उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ट्रक में बैठता है, तभी एक शार्क उसके सिर से टकरा जाती है। एलन समझ जाती है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का टूटा हुआ हिस्सा उन्हें कुचल देगा। वह तुरंत ट्रक का स्टीयरिंग संभाल लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक तेज नहीं होने की वजह से लिबर्टी का टुकड़ा उनके करीब आ जाता है। ट्रक के पीछे बैठा दूसरा कर्मचारी मूर्ति के मुकुट के हिस्से से टकरा जाता है, जिससे उसकी पीठ बुरी तरह फट जाती है। कम रफ्तार के कारण उनके बचने की संभावना कम थी, इसलिए एलन ट्रक को फुटपाथ पर चढ़ा देती है और एक खंभे से टकरा देती है। लेकिन कम से कम वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। फिर कुछ किलोमीटर भागने के बाद तीनों को कुछ साइकिल मिलती है और वे तेजी से अस्पताल की इमारत तक पहुंचने के लिए पैडल मारना शुरू कर देते हैं। बवंडर से चल रही तेज हवाएं खिड़कियों पर चीजें फेंकने लगती हैं और उन्हें डर होता है कि कहीं कांच टूटकर मरीजों तक न पहुंच जाए, इसलिए अस्पताल का स्टाफ मरीजों को बेसमेंट में ले जाने लगता है। अप्रैल इस मौके का फायदा उठाती है और अस्पताल में खड़ी एक फायर ट्रक लेकर भाग जाती है, ताकि वह अपने पति के पास पहुंच सके, जो ज्यादा दूर नहीं है। उधर शहर के चारों ओर की नदियां उफान पर आ जाती हैं और बड़ी मात्रा में पानी शहर के बीचों बीच भरने लगता है। जैसे बाढ़ ही काफी नहीं थी, पानी में शार्क भी आ जाती है। फिन और उसका ग्रुप टैक्सी में होते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना बढ़ जाता है कि उनका वाहन फंस जाता है। उन्हें पता है कि अगर वे जल्दी नहीं निकले तो पानी में डूबकर या शार्क के हमले से मारे जा सकते हैं। तभी फिन टैक्सी ड्राइवर से रस्सी का एक टुकड़ा मांगता है और उसे एक तरह के झूले की तरह पास के खंभे पर फेंक देता है। इसका इस्तेमाल करके वे एक ऊंचे हिस्से पर चढ़ जाते हैं, जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन जब टैक्सी ड्राइवर पार करने की कोशिश करता है तो उसका पैर पानी में छू जाता है और शार्क उसे पकड़कर खा जाती है, साथ ही रस्सी भी पानी में खींच लेती है। अब फिन को पार करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं बचता, तो वह सचमुच शार्क के ऊपर से ऐसे कूदता है जैसे बाकी लोगों के साथ हॉपस्कॉच खेल रहा हो और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर पूरा ग्रुप इमारत की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि एलन अब तक नहीं आई है, इसलिए वे अलग हो जाते हैं।
जाते हैं। फिन और स्काई बम लगाने के लिए इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाते हैं, जबकि मार्टिन और वॉन नीचे माँ और बेटी का इंतजार करते हैं। तभी कुछ दूरी पर महिलाएं लगभग इमारत तक पहुंच ही गई थीं, लेकिन तभी इमारत के पास आए एक बवंडर से एक विशाल भेल शार्क एलन की दोस्त पर आकर गिर पड़ी और उसे बुरी तरह कुचल दिया। माँ और बेटी डर के मारे सीधे इमारत के अंदर भागी और आखिरकार ऊपर पहुंचकर मार्टिन और वॉन से मिली। फिन ने बम तैयार करना शुरू किया, जबकि स्काई ने टाइम्स स्क्वायर से खरीदे गए रबर बैंड से एक अस्थायी गुलेल बनाई। सब तैयार होते ही उन्होंने बवंडर पर बम फेंके जो आपस में मिलने वाले थे, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं हुआ। जब वे और बम बनाने लगे तभी असली शार्क की बारिश शुरू हो गई और खुद को बचाने के लिए स्काई ने तलवार उठा ली और तूफान के बीच एक सुशी शेफ की तरह बड़ी बड़ी मछलियों को काटने लगा। तभी एक शार्क छत से टकराई, जिससे बड़ा छेद हो गया और पानी की टंकी भी टूट गई। इससे नीचे की मंजिलों में बाढ़ आ गई। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मार्टिन, एलन और उनका बच्चा लगभग पानी में फंस ही गए थे, लेकिन वे समय रहते भागकर इमरजेंसी सीढ़ियों तक पहुंच गए। ऊपरी मंजिल पर मौजूद फिन और स्काई ने 2 बम तैयार किए और बवंडर में फेंके, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तभी आखिरी कोशिश के तौर पर उन्होंने एक बड़ा बम बनाया और उसे तूफान में छोड़ दिया, लेकिन उसे सिर्फ कुछ जली हुई शार्क मारी गई। इन जलती हुई शार्कों की वजह से इमारत में आग लग गई और ऊपर से भुनी हुई शार्क की बारिश होने लगी। क्योंकि आग उन्हें भी घेर सकती थी, इसलिए दोनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों के बीच उन्होंने देखा कि बाकी लोग ऊपर आग की लपटों से और नीचे शार्क से फंसे हुए हैं। उन्होंने चौथी मंजिल का वह दरवाजा खोलने की कोशिश की जो बाहर की ओर जाता था, लेकिन वह बंद था। मार्टिन ने शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उधर फिन ने आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही शार्क मार्टिन को पकड़ने के लिए कूदी, फिन ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। तभी बहुत कम समय बचा था, इसलिए फिन ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दिया और आखिरी रुकावट हटाकर सबको आग वाले रास्ते से बाहर ले जाता है। जैसे ही वे इमारत से बाहर निकलते हैं, अप्रैल फायर ट्रक लेकर आ जाती है और सबको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक ले जाती है, जहां अब 2 तूफान मिलकर एक बड़ा बवंडर बन चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तभी टीवी पर मौसम विभाग का आदमी बताता है कि एक तीसरा तूफान भी इमारत की तरफ आ रहा है और अगर ये तीनों मिल गए तो ये धरती के इतिहास का सबसे बड़ा चक्रवात बन जाएगा। एम्पायर स्टेट पहुंचकर फिन मेयर से मिलता है और कहता है कि आग से कुछ नहीं हुआ, अब वह इमारत में मौजूद फ्रीओनन गैस टैंक का इस्तेमाल करेगा। फ्रीओनन वही गैस है जो फ्रिज और फ्रीजर में ठंडी हवा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर अपने परिवार से विदा लेने के बाद मेयर फिन को एक चेनसॉ देता है। सब तैयारी के बाद फिन फायर ट्रक में चढ़ता है और भाषण शुरू करता है, लेकिन तभी बवंडर से एक विशाल सफेद शार्क नीचे गिरती है और उस पर हमला करने आती है, जिसे देख फिन तुरंत चेनसॉ चालू करता है और शार्क को ऐसे बीच से काट देता है जैसे सैल्मन मछली काटी जाती है। जब वह ऊपर जाने लगता है तो स्काई भी उसके साथ जुड़ जाती है। दोनों शहर को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। वे इमारत की छत पर पहुंचते हैं। वहां स्काई ऊपर चढ़कर टैंकों तक जाती है और नीचे केबल जोड़ना शुरू करती है। उधर फिन बिजली के तार और बिजली की छड़ को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि बिजली के झटके से टैंक फट जाए, लेकिन तभी एक और विशाल शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख फिन फिर से खुद को बचाने के लिए चेनसॉ चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मशीन काम नहीं करती। फिन को लगता है कि अब वह मर जाएगा। तभी अप्रैल आती है, जिसके हाथ की जगह आरी लगी होती है और वह शार्क के पेट को चीरकर उसे मार देती है। बिल्कुल कैप्टन हुक की तरह सब कुछ तैयार होने के बाद फिन स्काई को नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह तार खींचता है टैंक रूम में केबल ढीली हो जाती है। फिन फिर से स्काई को मदद के लिए बुलाता है। स्काई केबल जोड़ देती है और फिन चेनसॉ को एक्सटेंशन कॉर्ड की तरह इस्तेमाल करके बिजली की छड़ तक पहुंच बनाता है। बिजली गिरते ही बर्फ का बड़ा विस्फोट होता है जो बवंडर की तरफ बढ़कर उसे पूरी तरह जमा देता है और फिर वह तूफान खत्म होकर गायब हो जाता है। शार्क नीचे गिरने लगती हैं, जिन्हें देख फिन चेनसॉ पकड़कर उसे चालू करने में सफल होता है, लेकिन एक शार्क उसे निगल लेती है। गिरते समय वह अंदर से शार्क के शरीर को काटकर बाहर निकल आता है। फिन को एक हुक मिलता है जिसे वह लगाम की तरह इस्तेमाल करके एक शार्क को काबू में कर लेता है, जैसे वह कोई मशीन वाला बैल हो। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद शार्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से टकराती है, जिससे उसकी गिरावट रुक जाती है और फिन बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। वहां उसे अप्रैल मिलती है जो कुछ शार्क के पास खड़ी होती है। तभी कुछ शार्क अभी भी गिरते हुए उनकी तरफ उड़कर आती हैं। खुद को बचाने का कोई रास्ता न देखकर फिन पास पड़ी मरी हुई शार्क के मुंह में हाथ डालता है। उसे वहां अप्रैल का हाथ मिलता है, जिसे पहले एक विमान में शार्क ने खा लिया था और साथ में एक पुलिस वाले की पिस्तौल भी मिलती है। वह पिस्तौल से शार्क को मार देता है। जब आखिरी शार्क भी गिर जाती है तो फिन अपने कटे हुए हाथ से अंगूठी निकालकर घुटनों पर बैठ जाता है और अप्रैल से फिर से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। इस तरह शार्कनाडो की मौसम से जुड़ी तबाही खत्म हो जाती है। लेकिन अब आपसे एक सवाल है कि अगर आपके सामने ऐसी खतरनाक उड़ने वाली मछली आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि आप शार्क का नाश्ता बनने से बच सकते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अधिक मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं।